हमारे साथ आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। जो 2 वाला क्वेश्चन है उसमें हमें ये गिवन है कि हमें जो लिस्ट ऑफ द ऑर्डर है ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इसमें हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर अब हम किसे बोलते हैं? ऑर्डर हम इसे कहते हैं कि जितने हमारे पास एक मैट्रिक्स में रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? उसका ऑर्डर कहते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं n क्रॉस m में, और या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि n/m। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ जाता है। n हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ है और m जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, कि मेरे पास इस गिवन मैट्रिसेस में हमारे पास कितने रोज़ है और कितने ही कॉलम्स है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरे पास मैट्रिक्स A। तो इसमें मेरे पास है 1 2 -1 3 4 2। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें एक रो है, सेकेंड रो है, तो 2 हमारे पास क्या है? रोज़ है। और 1 2 3 तो 3 मेरे पास कॉलम्स आ गए। तो हम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि ये 2/3 भी लिख सकते हैं, और या हम इसे कह सकते हैं 2 क्रॉस 3। तो ये मेरे पास इसका क्या है? ऑर्डर आ गया। तो हमारे पास जो ए का ऑर्डर है वो है मेरे पास 2/3। अब मेरे पास जो बी है मैट्रिक्स, इसमें हम क्या कहेंगे? इसमें हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें भी वही ऑर्डर है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? वो है 2/3। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं ये भी उसी की तरह है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसमें जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो है मेरे पास 2/3। अच्छा, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास जो एफ वाला मैट्रिक्स है, तो हम इनके जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये एक रो 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो है मेरे पास 2। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो मेरे पास होगा 2/3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं। जो है मेरे पास एक ही इसमें रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो ई का जो मेरे पास ऑर्डर होगा, जो ई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मेरे पास बनेगा 1/2। इसमें एक रो और 2 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास डी, और इसमें जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को देख लेते हैं। इससे पहले ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो है मेरे पास 3 और 3/3, क्योंकि जब स्क्वायर हो गया और इसमें 3 रोज आ गए तो सिंपल हमें इससे पता चल जाता है कि इसमें 3 कॉलम्स ही होंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को एक गिवन मैट्रिक्स दिया गया है और इसे कहते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स है वो हमें बताए। तो अगर हम इसके जर्नल फॉर्म को देखेंगे तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ये जर्नल फॉर्म है। इस A11, A212 और A13 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ये मेरे पास है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे। इसका जो मेरे पास जो पोजीशन है वो ये है। यहाँ अगर हम देखा जाए तो ये मेरे पास फर्स्ट ही रो है, लेकिन जो कॉलम है वो सेकंड है। तो ये हमारे पास इस एलिमेंट को हम शो करते हैं। तो इसी तरह इन्होंने जो हमें दिया है कि A12 की पोजीशन क्या है, तो अगर हम इसके साथ अपना ये जर्नल फॉर्म लिखेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारे पास इसमें A12 कहाँ पर है, A23 कहाँ पर है, और इस तरह अदर एलिमेंट्स होंगे तो वो भी हमें आसानी से ही पता चल जाएंगे। तो अगर A12 है तो वो मेरे पास क्या है? अगर मैं इस जर्नल फॉर्म में देखूंगी A12 को, तो वो मैं इसके साथ कंपेयर करूंगी, अपने जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसी के साथ कंपेयर करूंगी। उसके बाद मैं देखूंगी कि ये किस पोजीशन पे है, इसका कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो A12 को हम देख लें तो इसका जो पोजीशन है वो है मेरे पास इक्वल होता है 2 के। अब A23 को हम देख लेते हैं। 2 का मतलब है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है। तो A23 की जो पोजीशन है उसका जो एलिमेंट आता है वो है मेरे पास 0। इसी तरह से हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हमारे पास बच जाते हैं तो वो हम कंपेयर कर लेते हैं। तो A23 की जगह हमारे पास क्या है? 1 आ रहा है इसकी पोजीशन। इसी तरह अगर आपको इसके अलावा और भी जितने एलिमेंट्स आप लोग को दिए गए हैं तो आप अगर उन्हें कंपेयर करेंगे तो वो आपको ईजीली पता चले कि इसकी पोजीशन क्या है और इसका कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। ये इसमें कह रहे हैं कि आपको जो इन्होंने हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये किसके इक्वल हैं। तो अगर हम देख लें मैट्रिक्स ए है तो ये मेरे पास क्या है? 2 5 1 3। अब मेरे पास जो है हमारे पास बी है वो भी हमारे पास क्लियर नंबर्स में है। लेकिन अगर मैं मैट्रिक्स सी को और डी को देख लूँ तो उसमें हमारे पास एक
कंबाइन नहीं है, वो एक एक्सटेंडेड फॉर्म में है, हमारे पास गिवन है। तो अगर 1+1, अगर हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स को हम एज इट इज़ ही ले लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास मैट्रिक्स सी है तो ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो पहले मैंने इसे सॉल्व कर देना कि ये इसके जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद हम लोगों ने कंपेयर करने हैं कि इसमें हमारे पास ये किसके इक्वल आ रहे हैं, कौन कौन सा मैट्रिक्स है किसके इक्वल आ रहा है। तो अगर हम मेरे पास जो मैट्रिक्स सी है, तो अगर हम इसे देख ले 1+1 तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 3+2 ये कितना बनता है, 5, और 4 अपनी जगह पे आ जाएगा। 2+1 ये 3 बन गया। इसी तरह अगर मैं अपने मैट्रिक्स डी को देख लूँ तो वो भी हमारे पास क्या है, वो भी इजी एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2 5 1 3 हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, अब हम इन्हें देखेंगे कि ये किस किस के इक्वल। अगर मैं कहती हूँ ए और डी हमारे पास एक इक्वल मैट्रिक्स है, तो मैं किस बेस पे कह रही, क्योंकि मैं उसको जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है वो मैं कंपेयर करूँगी। अगर मैं ए और डी को कंपेयर करती हूँ, देखती हूँ कि ये इक्वल है या नहीं है, तो मैं देखूँगी 2 और 2 की जो कुछ सेम है, 5 5 1 1 3 3। तो इसी तरह मैंने कहा है इसमें ये ए डी इक्वल है और बी और सी जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिसेस में आ रहे हैं। अगर मैं इसमें ऐसे नहीं कह सकती कि ए और बी मेरे पास इक्वल है या सी और डी इक्वल है, नहीं। हमने अपने जो मैट्रिक्स है उनके एलिमेंट्स को कंपेयर करना है और उनके मैट्रिसेस को मैंने देखना है कि ये इक्वल आ भी रहे या नहीं। तो इसके बाद ही मैंने अपने आंसर को लिख देना है कि कौन कौन से इक्वल है और कौन कौन से नहीं।